फिल्म शुरू होती है लसमाना नाम की एक आदमी को दिखाने से, जो एक दिन अपने घर में एक प्रीस्टेस को बुलाता है। प्रीस्टेस लसमाना के साथ घर की बेसमेंट में गई और वहाँ काला जादू करने लगती है, जिसके लिए उसने बकरी का कटा हुआ सर अपने सामने रख दिया। ये सब लसमाना की कहनी पर ही दिया जा रहा था, क्योंकि वो अमीर होना चाहता था। प्रीस्टेस उससे कहती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो लाकर दो मुझे। तब लसमाना अपने बैग में से एक औरत की बाल और कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है, तो वो उन बालों को कागज में लपेट कर खुद खा जाती है, जबकि अपने बाल तोड़कर लसमाना को खिला देती है। फिर वो लसमाना के सामने पैसों को जला कर उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देती है, जो चीज हालांकि जादू का हिस्सा ही था, लेकिन लसमाना को दर्द होने की वजह से वो प्रीस्टेस को बुरा भला कहने लगता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, जबकि उसके पीछे प्रीस्टेस हवा में उड़ने लगती है। अब जब लसमाना मोड़कर उसकी तरफ देखता है तो प्रीस्टेस को ऐसी हालत में देखकर वो दंग ले दिया और अब उसे भी प्रीस्टेस की जादुई ताकतों पर यकीन हो गया था। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम। उसका ये कहना ही था कि उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है। साथ ही लसमाना का ब्रीफकेस भी पैसों से भरने लगता है, जो देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यही नहीं बल्कि जिस बकरी का वो सर था वो भी जिंदा होकर पूरा यहाँ खड़ा हो जाता है। उसे देखने से हम समझ जाती है कि ये बकरा दरअसल डेविन है, यानी कि शैतान, जिसको लसमाना ने एक जान दी और बदले में शैतान ने उसी पैसों से माला मान कर दिया। हम प्रीस्टेस भी उसे कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर लिया, इसलिए अब तुम रह जाओ, जहाँ भी दौलत शोहरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लसमाना अब जैसे बेसमेंट से बाहर गया, फौरन ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब सच में लसमाना को इतनी कामयाबी मिलती है कि वो रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उसकी वाइफ ने खुद अपनी जान दी, पर असल बात तो यही थी कि लसमाना ने अपनी वाइफ की बाल देकर उसकी कुर्बानी दी थी, जिससे उसकी वाइफ तो मारी गई और वो अमीर हो गया। अब लसमाना की दो बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम आल्फी था। अपनी वाइफ की मौत के बाद लसमाना एक एक्ट्रेस से शादी कर लेता है, जिसके पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। उसकी बड़ी बेटी का नाम माया होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लसमाना को बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। सिर्फ एक वही घर बचता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो घर आल्फी के नाम का। अब कहानी प्रेजेंट की दिखाई थी, मौजूदा वक्त की। जब लसमाना की बड़ी बेटी आल्फी के पास कॉल आती है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। दरअसल आल्फी अपनी मॉम की मरने और डैड की दूसरी शादी से दुखी थी और पिछली 10 साल से वो अकेली ही रह रही। हॉस्पिटल जब वो जाती है तो पता चला कि लसमाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वही हॉस्पिटल में दाखिल है। हॉस्पिटल आकर उसकी मुलाकात अपने सौतेली माँ और सौतेली बहन भाइयों से होती है। वह उन्हें बताती है कि लसमाना को जल्द की बीमारी है, साथ ही उसकी जिस्म की अंदरूनी हिस्से भी खराब हो रही है। लसमाना की जिनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए सारे लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर उसके पास बस आल्फी ही रह जाती है। वो जब वहाँ बैठी थी तो अचानक लाइट चली गई। तभी लसमाना उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ड्रामा सा हाथ भी हम देख पाते हैं, जो एक ड्रामी औरत का था और वो पर्दे के पीछे से बाहर आ रही थी। वो आल्फी की तरफ बढ़ने लगी और अचानक ही गायब हो जाती है। अब आल्फी जब देखती है कि बेड ने काफी देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो बेड की तरफ देखती है, जहाँ उसे ड्रामी औरत ने ही उसका हाथ पकड़ा हुआ था। असल में वो आल्फी पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। पर अचानक ही लाइट आ गई और सब नॉर्मल हो जाता है। अब अचानक लसमाना बेड से उठकर आल्फी को पकड़ लेता है। वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब शोर सुनकर बाकी सब भी अंदर आ गए और लसमाना अपनी दूसरी बेटी के ऊपर गिर गया, यानी माया की बहन के ऊपर, और उसके मुंह से जो खून निकल रहा था वो सारा माया की बहन पर गिर जाता है। पर आल्फी इस सारी वाक़ये से काफी खौफजदा हो जाती है। कुछ देर बाद आल्फी की सपेनी मॉम उसके पास आकर कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि वो जायदाद हम बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि आल्फी अपने सपनों में अक्सर अपनी माँ को मरता हुआ देखती है बार बार, यानी वो उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। अब अगले दिन आल्फी अपने उसी घर में जाती है, जो शहर से काफी दूर एक जंगल में था। घर का उसे पुराना हो गया था। आल्फी अंदर जाती है और जब वो बेसमेंट का दरवाजा देखती है तो उसे ताले के अलावा कीड़ों से भी मजबूती से बांधा हुआ था, ताकि ये खुल ना पाए। ऊपर कुछ पेपर्स भी लगे हुए थे, जिन पर मंत्र जैसा कुछ लिखा था और तस्वीरें भी बनी हुई। कुछ देर बाद आल्फी की सौतेली मॉम भी अपने बच्चे के साथ यहाँ आ जाती है। वो आल्फी की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये लोग फैसला करती है कि हम घर के कागजात और कुछ जरूरी सामान ढूंढने के लिए फिर कल वापस चले जाए। अब आल्फी अपने रूम में चली थी
जहाँ उसका सपेरा भाई उसके लिए खाना लेकर आया। जब वही आलसी को अपनी बहन समझता था, उसका ख्याल रखा करता था। वो जब बाहर गया तो उसकी बहन माया उसे औजारों वाला बॉक्स लेकर कहती है कि ये लो, बेसमेंट को दो, क्या पता वापस जरूरी सामान हो। उधर आलसी जब एक कमरे में गई तो वहाँ उसे बड़ी ही अजीब चीजें मिलती है जो काले जादू में इस्तेमाल होती है आमतौर पर। वहाँ उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जो देख कर वो हैरान रह गई कि ये यहाँ कैसे। अब माया बेसमेंट के दरवाजे पर लगे सभी पेपर्स को हटा देती है और उसका भाई कीड़े हटा कर लॉक भी तोड़ देता है। और अब जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक हवा का झोंका सबको छोकर उनके पास से गुजर जाता है। फिर वो हवा का झोंका हॉस्पिटल में लसमाना के पास भी पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके मुंह से बालों का बच्चा निकलने लगा जो बहुत लंबा था, पर वो बाल आते आते इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे से निपट गया। वो बाल लसमाना का गला गोंद देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर माया की मॉम भी आती। उसने जब अंदर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनकी मॉम अपने बेटे को अंदर जाने का कहती है। फिर तभी यहाँ आलसी भी आ गई जो अपने सपेरे भाई को बेसमेंट में जाने से मना करती है और कहती है कि इस घर में कोई गड़बड़ है, क्योंकि एक कमरे में मुझे जादू टोने से जुड़ी चीजें नहीं। पर उसकी सपेरी माँ उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। अचानक आलसी की बहन को बेसमेंट में कोई दिखाई देता है। वो काफी डरती अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी डांट देती है। पर अगले ही पल उनकी मॉम को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो दो हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। जो अगले ही पल उसे बेसमेंट में खींचने लगता है। माया और उसका भाई अपनी माँ को पकड़ लेती है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पर वो जो भी चीज थी जो बेसमेंट में थी उसकी माँ को खींच कर अंदर ले जाती है। और अब वहाँ अंधेरे में से डरावनी आवाजें आने लगती है। सब बच्चे काफी घबरा गए। माया अपनी माँ को आवाज लगाती है। एकदम से उसकी माँ उछल कर बाहर आई। वो माया पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। उसकी माँ की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उसे किसी बुरी ताकत ने पोजेस्ड कर लिया था और वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई थी। वो माया की बाजू पर काट लेती है। उसे बचाने के लिए आलसी उसके सर पर हथौड़े से वार करती है जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश। कुछ देर बाद माया की माँ को फिर से होश आ गया और वो अपने सर से हथौड़ा निकालती है, लेकिन वो अभी भी पोजेस्ड थी। वो अजीब तरह से दरवाजे के ऊपर चढ़ती हुई दीवार पर चढ़ के बैठ गई और डरावनी आवाज में कहती है कि कोई शादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। जिसके बाद वो खिड़की का कांच तोड़कर जब की तरफ भाग जाते हैं। माया को भाई बेसमेंट के दरवाजा बंद करके आगे बारी सामान रख देता है, जबकि आलसी माया की बाजू की पट्टी करती है। आलसी की बहन ने अपने हाथ में एक अजीब सी काली डॉल पकड़ी हुई थी। आलसी को बताती है कि ये मुझे एक कमरे से मिली। तब आलसी उससे वो ले देती है। माया को भाई उसे बाहर गाड़ी के पास बुलाता है और दिखाता है कि गाड़ी की तारें काट दी गई है जो और किसी ने नहीं बैठी। इनकी माँ ने पोजेस्ड हालत में गाड़ी थी, यानी ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। बुरी तरह यहाँ फंस गए थे। आलसी अपने सपेरे भाई को फोन देते हुए कहती है कि तू पुलिस को या किसी ऐसे इंसान को कॉल करके बुलाओ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी भाई को छोटी बहन के पास ही छोड़कर माया के साथ निकल जाती है ताकि वो पास के गांव में जाकर माया के लिए कोई इलाज का बंदोबस्त कर सके, क्योंकि माया की हालत बिगड़ती जा रही। बारिश भी हो रही थी। वो ये लोग जब जंगल से गुजर रही थी तो इन्हें अपनी माँ मिलती है जो अब एक जगह पर बैठी अजीब हरकतें कर रही थी। उसे देखकर दोनों डर गई, फौरन छुप जाती है। अब आलसी एक जगह पर आकर माया को यही रखने का कहती है। फिर वो अपने बैग से हथौड़ा निकाल कर अपनी माँ को देखने जाती है। उसके पीछे से माया आलसी के बैग से उसकी डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है, जहाँ आलसी ने अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों की तस्वीरों को खराब करके उनके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था। यानी इस तरीके से आलसी ने भरपूर उनके खिलाफ अपने नफरत का इजहार किया था, जो देखकर माया को काफी बुरा लगता है। इसलिए कुछ देर बाद जब आलसी वहाँ आई तो माया गुस्से में उसे कहती है कि दूर रहो मुझसे, समझी मैं ही पागल थी जब कुछ देर पहले तुम्हें अपना हमदर्द समझ रही थी, जबकि तुम क्या करती रही हो हमारे पेट पीछे। हमारे खिलाफ नफरत का भरपूर इजहार मैंने सब देख लिया है तुम्हारी डायरी में। अब आलसी हालांकि उससे माफी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माया उसके सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही वहाँ से चले जाती है। आलसी उसके पीछे जाकर भी उसे रोकने की कोशिश करती है। माया जो भाग चुकी थी वो ढूंढने पर भी उसे कहीं नहीं मिलती। इस वजह से आलसी को काफी बुरा लगता है और मजबूरन उसे माया के बगैर ही घर आना पड़ता है। अब घर में माया का भाई अपनी दूसरी बहन को कॉल करता है, जब किसी वजह से इंद्रवंती साहब इस घर में नहीं आ पाए। माया का भाई उसे सारी बात बताकर मदद के लिए घर बुलाता है। कुछ देर बाद आलसी भी घर आ गई। वो अपने भाई को सारी बात बता देती है। उसके भाई को भी दुख हुआ। वो कहता है कि तुम इतनी नफरत करती हो हम सबसे और माया को अकेला ही छोड़ा। आलसी कहती है कि सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। वो अपने भाई को उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ उसने काले जादू वाली चीजें लिखी। वहाँ उन्हें इन डायरी मिली जिसके अंदर ड्राउनी सी औरत की पेटेंट्स थी। आलसी कहती है कि इस औरत को मैंने हॉस्पिटल में देखा था और इसने मेरा
हाथ पकड़ के मुझे डराया भी था और वहाँ बने कुछ और सिंबल निशान देकर कहती है कि ये सारे निशान वही है जो बेसमेंट के दरवाजे पर लगाए थे उन कागज पर थे। हो सकता है कि ये निशान सिंबल बेसमेंट के अंदर किसी डरावनी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए। अब एक किताब को पढ़ने से इन्हें पता चला कि जितने भी डरावनी औरतें इन्होंने देखी वो सारी असल में डार्क प्रिस्टेस है, यानी बुरी ताकतें रखने वाली, काला जादू करने वाली बुरी प्रिस्टेस। किंतु ये शैतान को अपना गौर समझकर उसकी पूजा करती है और जो ताकतें इनके पास होती हैं वो भी इन्हें दैविक शैतान दिया करता है। अब आगे को चीजें देखकर इन्हें समझ लग जाती है कि ये सब हमारे बाप माया ने करवाया है ताकि वो दौलतमंद हो सके। जंगल में माया जब आगे बढ़ रही थी तो उसे अपनी माँ बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसकी जुबान बाहर आ चुकी थी जो अचानक माया पर हमला कर देते। जब अपने बचाव में माया उसे मार डालती है। आंसू की बहन जब सो रही थी तो उसे पीछे पड़ी अलमारी से अपनी माँ की आवाज आती है जो उसे पुकार रही थी। बच्चों डरती उठ जाती है। वो जब अलमारी को चेक करने गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर से आकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उसी ड्राउनी औरत के प्रिंसेस को देखते हैं जो अचानक बच्ची का बेड जोर से हिलकर उछलने लगता है और वही ड्राउनी आवाज उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। और इस पर बच्ची कहती है कि नहीं नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अचानक ये सब नॉर्मल हो गया। बच्चे जब नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन अब जैसे वो ओपन हुई वो ड्राउनी प्रिंसेस उसकी बेड पर आ जाती है। उसे देखकर बच्ची चीख मार देती है। आवाज सुनकर आल्फी और उसका भाई जल्दी से वहाँ आ जाता है। प्रिंसेस उन पर भी हमला कर देती है। वो उनकी छोटी बहन को खींच कर ले जा रही थी तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को बचाते हैं और अब प्रिंसेस उसे छोड़कर आल्फी को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही उसके भाई ने बेड खिसकाया प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। तभी आल्फी बेहोश हो गई और अपनी उस टाइम के ख्याल उसे आने लगती है जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो वो उनके साथ थी। उस टाइम दरअसल आल्फी की माँ उसे सुला रही थी पर अचानक किसी बुरी ताकत ने उन्हें बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। डायरेक्टर फौरन आल्फी ने अपनी माँ को पकड़ लिया। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी पर तभी यहाँ चुड़ैल नमा प्रिंसेस वहाँ आकर उसकी माँ को नीचे गिराकर मार देती है। अपनी माँ को बचाते हुए प्रिंसेस ने आल्फी की बाजू पर पकड़ लिया था। तब उस चोरी प्रिंसेस की नाखूनों के निशान आल्फी की बाजू पर लगी थी जो आज भी थी। अब सुबह हो गई थी और इनकी वो बहन भी यहाँ आ गई थी। पर बीच जंगल में उसकी गाड़ी रुक गई। तभी उसके पास माया आ गई जो भी अजीब हालत में थी। वो अपनी बहन को कहती है कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें घर तक ले चलती। पर उसकी बहन शीशे से देखती है कि माया ने अपने पीछे कटोरी छुपाई हुई है जो देख उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो माया से पूछ ही कहती है कि तुमने ये कटोरी क्यों पकड़ी हुई है। जो सुनकर तो बस माया को गुस्सा आ गया और वह हथौड़ी से काटकर दरवाजा तोड़कर अंदर आकर और अपने बहन पर बुरी तरह हथौड़ी से हमला करके उसे मार डालती है, जिससे हम समझ जाती है कि माया भी अपने होश में नहीं रही, वो भी पोजेस्ड हो चुकी है। वो किरदार आती है और देखती है कि आल्फी की हालत खराब है। बार बार उसे भी प्रिंसेस की ड्राउनी आवाज पुकार रही और उसके पास ही हम बेबी को भी देख पाते हैं। तभी माया को बेसमेंट में उसी ड्राउनी प्रिंसेस की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो बेसमेंट में आ जाती है। बेसमेंट में माया को 5 पुतलों से बनी एक माला मिलती है। इन पुतलों को जो उसने परोया हुआ था और ये इनकी सामने गई थी। एक बार फिर उसे प्रिंसेस को कहने लगी। माया पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन दाइयों ने मुझे चुन लिया है, इसलिए अब तुम मेरी गुलामी में आ जाओ मेरी बच्ची। इतना सुनकर माया अपना सर झुका देती है और हम पीछे जॉनी प्रिंसेस को बैठा हुआ देखते हैं। सुबह आल्फी को होश आ गई। वो जब नीचे आई तो अपनी माँ को पियानो बजाते हुए देखती है, इसलिए वो उनके साथ में जाकर बैठ जाती है। और ये उसकी मॉम नहीं बल्कि वही प्रिंसेस थी जो आल्फी का हाथ पकड़ के उसे जख्मी कर देती है। आल्फी बुरी तरह चिल्लाने लगा। प्रिंसेस उसके सामने अपना मुंह चीरने लगती है। आल्फी से देखा नहीं गया तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और प्रिंसेस अपनी पूरी खाल निकाल कर उसे डरा रही थी। पर अगले ही पर वहाँ माया आकर आल्फी को संभालती है और हम देखते हैं कि माया बिल्कुल सही सलामत है। अब ये बहन भाई एक साथ बैठी हुई थी और आल्फी की उस बाजू की हालत खराब होती जा रही थी। इसे प्रिंसेस ने पकड़ा था। आल्फी अपने भाई को कहती है कि देखो मेरी बाजू का भी यही हाल है और मेरी छोटी बहन का भी। जब से इसने वो कागज की गोलियां हाथ में पकड़ी है इसका हाथ भी अजीब होता जा रहा है। अब आल्फी अपने भाई को बताती है कि तुम्हें याद है तुम्हारी माँ मेरी में से तेरी माँ ने क्या कहा था, को शादी की कीमत हमेशा जान देकर चुकाने पड़ती है। वो जो ड्राउनी प्रिंसेस हमें बार बार दिखाई दे रही है ना, उसने मेरी माँ को मारा था जब डैड ने पैसों के लिए उनकी कुर्बानी दी थी और अब वही तुम्हारी माँ के अंदर भी है। वो हमें यहाँ से कभी नहीं निकलने देगी। चलो तो हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। और एकदम से माया अजीब तरह से बोलती है कि वो तुम्हें कभी यहाँ से नहीं जाने देगा। माया के भाई को गुस्सा आ गया ये सुनकर। वो माया को पकड़ के कहता है कि कौन कौन नहीं जाने देगा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। अब माया कोई जवाब तो नहीं देती बल्कि जोर जोर से हंसने लगती है और ऐसा होती म्यूजिक अपने आप ही बजने लगा। सामान भी इधर से उधर उड़ने लगता है और घर से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और माया फिर से वही बात करती है, वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं
नहीं देगा। तभी खिड़की से बाहर वो ड्राउनी प्रिंसेस आ जाती है। माया का भाई उसे ढूंढने जाता है क्योंकि माया वाइट होगी। ऊपर एक कमरे में आकर वो देखता है कि माया अपना सर दरवाजे पर मारकर रो रही है। उसका भाई कहते हैं कि क्या कर रही है तो चलो हमें यहाँ से चलवाएं। और अब वो जैसे ही मुड़ी हम देखते हैं कि वो माया नहीं बल्कि वही प्रिंसेस है। उसे देखकर वो घर से भाग जाते हैं, लेकिन जहाँ भी वो जा रहा था ड्राउनी प्रिंसेस उसके सामने आ जाया करती थी। अब वो बड़ी मुश्किल से एक कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देता है और देखता है कि उसके पीछे माया बैठी हुई। वो अपने भाई को बताती है कि वो जो है ना वो आल्फी और उसकी बहन को हासिल करना चाहता है, यानी उनकी कुर्बानी लेना चाहता है। इस टाइम माया के हाथ में अपने भाई का पुतला था जो उसने माला में से लिया था। वो कहती है कि उस जंगल में हमारी माँ और दूसरी बहन को मार दिया है उसने, और अब वो दरवाजे के पीछे बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। अब जैसे दरवाजा खुला हम देखते हैं कि वहाँ वही डेविन था। माया कहती है यही सही टाइम है डेविन को आल्फी और उसकी बहन की कुर्बानी देने का, ताकि डेविन को उन दोनों की जाने मिल जाए और दसमाना पे लगा हुआ कर्ज शाप खत्म हो जाए। क्योंकि आल्फी और उसकी बहन दसमाना की पहली वाइफ के बच्चे थे, तो उनकी माँ मर दी, जिसके बाद आल्फी और उसकी बहन के कुर्बान होते ही सब ठीक हो जाएगा और हम शैतान की गुलाम बच जाएंगे, जिससे हम बहुत पास हो जाएंगे। और उसका भाई आल्फी और उसकी बहन को कुर्बान करना और शैतान की गुलामी करना नहीं चाहता था। इसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है, इस वजह से उसे गुस्सा आ गया। अब माया के हाथ में अपने भाई का पुतला तो था ही, जिसका वो हाथ तोड़ देती है। पुतले का हाथ तोड़ते ही उसकी भाई का हाथ भी टूट गया और वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन फिर माया पुतले की टांग तोड़ दी थी, जिससे उसकी भाई की भी टांग टूट गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सामने आल्फी और उसकी बहन भी थी और अब माया उन दोनों के सामने पुतले का सर तोड़कर अलग कर देती है। ऐसा होती है उसकी भाई का सर भी जिस्म से अलग हो जाता है और भयानक उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें काफी डर जाती है और अब माया आल्फी की बहन का पुतला उठाती है। ऐसा होती कोई ताकत उसे बेसमेंट में खींच ले जाती है। फिर माया आल्फी का पुतला उठाकर जमीन पर रखती है। ऐसा होते ही आल्फी उल्टी हो जाती है और अब जैसे जैसे माया ऊपर से नीचे पुतले को उछालने लगी वैसे ही आल्फी भी उछलने लगती है, जिससे वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब आल्फी को होश आया तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ उसे अपने सामने पास्ट यानी माज दिखाया गया। फिर जब प्रिंसेस आल्फी की माँ की मरने की बात रिचुअल यानी जादू कर रही थी तो यहाँ लुस्माना फिर से आया था। प्रिंसेस उससे पूछती है कि जो मैंने तुमसे मनवाया था क्या तुम वो लेकर आई हो? लुस्माना कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला सकता क्योंकि वो मेरी बेटी है, तो मैं नहीं चाहता कि आल्फी को कुछ भी हो। असल में प्रिंसेस ने आल्फी की बाल मान दी थी क्योंकि वो उसकी माँ की बात आल्फी पर जादू करने वाली थी, उसकी कुर्बानी भी शैतान को देने वाली थी। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें शैतान के साथ किया गया वादा पूरा करना होगा। तब लुस्माना उसे बाल दे देता है, पर प्रिंसेस गुस्से में वो बाल आग में फेंक देती है क्योंकि वो जान रही थी कि किसी और की बाल लेकर आया है। प्रिंसेस उस पर चिल्ला कर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब लुस्माना वहाँ पड़ा चाकू उठाकर प्रिंसेस पर वार करके उसे मारने लगता है। मरने से पहले प्रिंसेस लुस्माना की बात उखाड़ कर कागज में लपेट कर खा जाती है और यहाँ वो लुस्माना को बददुआ देती है कि जल्दी तुम अपना सब कुछ खो दोगी। पर लुस्माना ने उसकी बात को नजरअंदाज करके वहीं बेसमेंट में प्रिंसेस की लाश को गाड़ दिया था। ये सब देखने के बाद आल्फी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसकी बहन भी होश पड़ी थी, जहाँ उसके पास माया थी और हाथ में उसने आल्फी का पुतला पकड़ा हुआ था। वो पुतले में कीड़े चबाने लगती, जिससे आल्फी को तकलीफ होने लगी। वो पुतले का गला घोटने लगी तो आल्फी का सांस भी बंद होने लगा, लेकिन वो माया की गले में उसका पुतला देख लेती है। देखकर आल्फी को कायदी आया, वो जोर जोर से हंसने लगती है। माया को ये देखकर गुस्सा आ गया। वो आल्फी के पास जाकर कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। वो दूर जाकर आल्फी की पुतले की टांग तोड़ने लगती है। ठीक तभी आल्फी भी माया को उसका पुतला दिखाकर चिढ़ाने लगती है, जो उसने तब चुरा लिया था जब अभी माया उसके करीब आई थी। देखकर माया डर गई। तभी आल्फी उसका पुतला आग में फेंक दी और यहाँ माया भी आग में जलने से मारी जाती है। अब आल्फी जमीन में गरीब प्रिंसेस की लाश निकाल कर उसका पेट चीरती है और अंदर से लुस्माना की बाल बाहर निकाल कर उन्हें आग में फेंक देती है ताकि कर्ज खत्म हो सके। ऐसे होते ही आल्फी पूरी तरह से ठीक तो हो जाती है, पर पीछे से प्रिंसेस आकर उसे खींच कर कब्र के अंदर ले जाती है जो गड्ढे की तरह थे, जिससे आल्फी बेहोश हो गई। जब उसे होश आई तो वो प्रिंसेस की लाश के साथ ही नींदी होती है और उसका पूरा जिस्म बालों में लिपटा हुआ था। आल्फी चाकू से बाल काट कर खुद को आजाद तो कर लेती है, लेकिन उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती। और तभी एक हाथ अंदर आया जो उसकी मदद के लिए आया था। आल्फी उस हाथ को पकड़ कर बाहर आ जाती है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी बहन का ही था। अब कर्ज पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसलिए आल्फी और उसकी बहन को किसी से कोई भी खतरा नहीं था। वो दोनों सही सलामत थी और इस घर को छोड़कर वापस चली जाती है और ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।